सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप, जिसके बारे में बाबर डोगर साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि लगता यह है कि वो तैयारी कर रहे हैं अब काबीना में आने की। तो जो शहबाज शरीफ साहब, जिनको अब जरदारी साहब वज़ीर आज़म कहकर पुकार रहे हैं, तो उनकी काबीना में यकीनन ये लोग शामिल होंगे। लेकिन देखना होगा कि इनके अलावा ज़ाहिर है तमाम जमातों को इकट्ठा करना होगा। 13 जमातें कुल अब हो चुकी हैं, पता नहीं किस किस को क्या क्या मिलेगा अगर हुकूमत बनती है तो। और उसमें जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नज़र आ रहे थे, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं बड़ी हैरान कुन हैं। उन्होंने कहा है कि जी अगर अमेरिका, जिस तरह से इमरान खान ने टारगेट किया है, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी तकरीर नहीं सुनी लेकिन वही तकरीरें ये दोहराते हैं इसलिए मुझे पता है। तो उन्होंने कहा जी फिर अमेरिका को उन्होंने टारगेट किया है, तो अमेरिका अगर चाहे तो फिर पाकिस्तान, तो ऑयल के लिए पैसे ना हो पाकिस्तान के पास। अमेरिका अगर पाकिस्तान से नाराज़ होता, खुश ना होता, तो IMF पाकिस्तान के साथ ना चल रहा होता, वर्ल्ड बैंक ना चल रहा होता, FATF में हम ब्लैक लिस्ट हो चुके होते, यहाँ तक उन्होंने कहा है। तो ये अमेरिका की वजह से पाकिस्तान चल रहा है। अमेरिका की वजह से हम वेंटिलेटर जो हमें मिले हुए हैं, जो ड्रिप्स हमें लगी हुई हैं, ये सब अमेरिका की वजह से हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सियासत बचाने के लिए। इमरान खान साहब अब ख़त्म हो चुके, इनका करियर ख़त्म हो चुका है, ये इनकी आखिरी रसूमात हैं और ये जाते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, बहुत ख़तरनाक हो चुका है। हम तो इसको जल्द ख़त्म करने जा रहे हैं, सिर्फ अब 2 दिन की बात रह गई है। और एहसन इकबाल साहब ने कहा जी ये झूठ बोलते रहते हैं, इस तरह की बात करते रहते हैं। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और जमील फारूकी मेरे साथ है। जमील फारूकी, मैं तो हैरान हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो मुझे जगा दिया है। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा यानी पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है अमेरिका पर कि उसके बगैर तो हम शायद एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है अब ये इनकी हुकूमत आएगी तो फिर शायद बहुत बेहतर हो जाएगा ये IMF और FATF के सारे मामलात। लेकिन फिर FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में डाला ही क्यों था नून लीग के दौर में, ये भी अब एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो अमेरिका उस वक्त हमसे नाराज़ था, अब क्या हालात है। तो ये इमरान खान साहब को तो ये मिलकर समझा रहे हैं, इमरान खान को समझ क्यों नहीं आ रही। अब भी वक्त है कि अमेरिका से माफ़ी मांग कर जो भी गलती हो गई तो मामला बड़े अच्छे तरीके से आगे चलाए जा सकते हैं और हमें तो और बेहतर मिल सकता है। ये वेंटिलेटर और ये ड्रिपें सारी खत्म हो सकती हैं, हमें अच्छी खासी खुराक मुहैया कर सकता है अमेरिका। ये इंतहाई मज़ाहिका खेज बातें हैं। वो लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिनका पैसा, जिनके बाल बच्चे, जिनके कारोबार, मनी लॉन्डर्ड पैसा सारा अब दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है और सबको पता है कि कौन से ममालिक में है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हो रही है एंटी अमेरिका सेंटिमेंट के ऊपर तो वो यही लोग हैं। माजरत के साथ, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहना चाह रहा हूं, ब्रेक से पहले आपकी जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से बात हो रही थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं, उनको सब हकीकतों का पता है। वो मिलते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, दौरे करते रहे अमेरिका के, वो जानते हैं अमेरिका के बगैर तो उन्होंने कहा हमारी जो सांसें बंद हो जाएंगी। जी जी, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि उनके जो कंसर्न्स है ना, उनके ऊपर उनको सलूट मारने को दिल करता है, उनको सलूट मारने को दिल करता है। और उनके इस एडमिटेंस पे कि इमरान खान खतरनाक हो चुका है, तो आप सोचिए कि जो इक्तदार में रहते हुए इतना खतरनाक है, अगर सड़कों पर निकला तो कितना खतरनाक होगा। इस बात को भी छोड़ दीजिए। मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूं, ब्रेक से पहले हमारी जनरल मुस्तफा साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान मैटर नहीं करता, यह रियासत मैटर करती है। बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने यह भी कहा कि ये रियासत मैटर करती है, जो भी बाद में प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा। यानी एक शख्स बाकायदा तौर पर इतने बड़े लेवल पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, वो ये कह रहा है कि एक साजिश रचाई जा रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में आकर वो लोग करेंगे जिनके ऊपर इल्जाम है। यानी जो इस सारे मामले के अंदर मुलजिम है वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे बाद में इक्तदार में आने के बाद। पहली बात तो ये। दूसरा, इंडिया मुसलसल लाइव दिखा रहा है। मैं पहले भी एक कमेंट कर चुका हूं, इंडिया क्या दिखा रहा है कि एंड ऑफ इमरानिस्तान। ये मामला इमरानिस्तान का नहीं है। इमरान कौन है मैं आपको बता देता हूं। पिछले 3 साल के अंदर, इन लास्ट 3 लॉन्ग ईयर्स, पाकिस्तान होस्टेड 2 OIC समिट्स, फॉरेन मिनिस्टर समिट्स। किस पे ऊपर थे? एक कश्मीर के ऊपर था, दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर था। अफगानिस्तान में वैसे ही पाकिस्तान ने अगर अपेरेंटली अपना ये हमारा स्टांस हो या ना हो, पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली जब वहां पर अफगानिस्तान को आजादी मिली है, अमेरिका का इनखला हुआ है, ये उससे बड़ी कामयाबी थी। तीसरी बड़ी कामयाबी, आप और हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना, हमें तो सब नजर आ रहा है। हमें तो सब नजर आ रहा है कि इमरान खान ने क्या किया है पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर। इस्लामोफोबिया के ऊपर
यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो स्पीच उन्होंने की है, दैट वाज कमेंडेबल। उसके बाद यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो कुछ हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने 15 मार्च को एक दिन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। ये छोटी काविश नहीं थी। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इंडिया को हमेशा खलती रही हैं, और इंडिया के मामले के ऊपर इमरान खान का बतौर हुकूमत, जाहिर है हुकूमत रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एक क्लियर कट स्टांस था कि कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर वो खुलकर बोलेंगे। आर्टिकल 370-35A की एब्रोगेशन के ऊपर आज इमरान खान इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो वहां लिखते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ इमरानिस्तान, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनके टेलीविजन चैनल पर अपीयर होकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, वो उनके चैनल पर अपीयर होकर अपना स्टांस दे रहे हैं। आप किस रियासत की बात करते हैं? और आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक प्रॉपर रिजीम चेंज को एंडोर्स करके, आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसकी सीट से हटा के उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कत्ल हो जाएगा। और यानी कत्ल होने दे रहे हैं आप होने दे रहे हैं कि कोई बंदा मर जाए, उसके बाद जो आएगा ना जिसने कत्ल किया है वो इन्वेस्टिगेशन आके करेगा। दिस इज समथिंग वेरी मच रिडिकुलस। इस मौके के ऊपर अगर स्टेट के अंदर हमारे कोई इदारे हैं, मैं बाकायदा तौर पर, मैं बैठा हूं, मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूं ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एक मुल्क का वजीर आजम इतना सीरियस और ग्रेव कंसर्न दिखा रहा है, तो हमारे मुल्क के जो सीनियर तरीन और सीरियस इदारे हैं जिनमें हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी है, वो देखें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सारी सिचुएशन को इस वक्त होल्ड करवाए ताकि कल को अगर कोई शख्स निकलता है तो ये रोना ना रोए। इन केस, सुनिए, इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, इन केस, तो आर्टिकल 6 का मुकदमा उन पे बनता है। और अगर ये तमाम जो जिनको थ्री स्टूजेस बोल रहे हैं, ये सारे के सारे इस रिजीम चेंज के इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा लगना चाहिए, वरना ये हर 4 साल बाद आप और हम इसी तरह की ट्रांसमिशन कर रहे होंगे। अच्छा, नहीं, ये तो बात हुई आर्टिकल 6 का, तो वो कह रहे हैं, चैलेंज भी किया जा रहा है, ये ना हो आप करवा ही ना दें, वो पहली सीक्रेट एक्ट की बात हुई है। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि इसका है ये प्लान कि इमरान खान को आते ही गिरफ्तार भी करना है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून को, या जो अब अपोजिशन बैठे हैं हुकूमत में आने के इंतजार में, उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर दी इमरान खान साहब ने, इस हद तक ले गए मामलात को कि अब उनको भी वाज़ेह तौर पर कहना पड़ा भाई अमेरिका की वजह से ये बहुत कुछ चल रहा है, उनको नाम लेना पड़ गया, तो उससे वो मुश्किल में आ गए हैं, चाहे वो अगर नहीं भी थे साथ। अब जब वो अमेरिका का नाम लेंगे तो प्रेसिडेंट ने कहा वो वाकई तो अमेरिका कहने पर आए थे, इसलिए अमेरिका 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 कहीं जा रहे हैं। शामा गाजी साहब, आप 3.5-4 साल की कारकर्दगी को देखें, ये अलाइड चीज़ें साथ जोड़ दी जाती हैं जब इस तरह के वाक़यात आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। आपने देखा होगा कि आज तक कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से तो कभी बात नहीं की इमरान खान ने, और बात कर रहे हों तो शायद वो मुखालफ, अमेरिका मुखालफ समझे जाते। आप ये भी देखें कि IMF से हमने प्रोग्राम ले लिया, हमने हफीज़ शेख साहब को IMF से बुला के वज़ीर ख़जाना बना दिया, हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर मुस्तार ले लिया IMF से, और अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका, IMF और अमेरिका चोली दामन का साथ है, एक ही चीज़ें हैं। फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर्स अपने देख लें और अपनी पॉलिसीज़ को देख लें फ्रॉम डे फर्स्ट टिल टुडे। सर, रज़ाक दाऊद की चाइना के हवाले से स्टेटमेंट्स भी साथ निकाल लें जी। फिर आप इसको कहाँ से आप ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि ये हमारी हुकूमत जो है वो अमेरिका मुखालफ रही है और अमेरिका को कॉन्स्पिरेसी करनी पड़ गई है। अब मिलान किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को। देखें, यहाँ मिक्सिंग हो रही है। अगर आपने या तो कोई रिकॉन्सिलेशन एंड वो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन आपने बनाना है, फिर तो हम बात करते, फिर आप ले लें, शुरू से चीज़ों को ले लें, आप एक चीज़ को ना लें, आप उठा लें। मैं पहले सवाल कर रहा था जनरल मुस्तफ़ा साहब से कि वो लियाकत अली ख़ान साहब का कत्ल, उस ब्यूरोक्रेट का जहाज़ क्रैश होना जो रिपोर्ट लेके जा रहा था, फिर मुल्क का 2 लाख होना, फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भुट्टो साहब को फांसी लगवाना, फिर ज़ियाउल हक साहब का इतने अरसा हुकूमत करना, फिर उनका बहावलपुर हादसे में अल्लाह को प्यारे हो जाना, फिर उसके बाद हुकूमत आना चले जाना, हुकूमत आना चले जाना, और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का आ जाना, फिर उनको ये कहना फौरी तौर पे कि यस
आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमने 17-18 साल बल्कि 30 साल हमने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, वो किसकी जंग थी। फिर उसके बाद हमने तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, वो किसकी जंग थी। तो वो सारी पॉलिसियाँ उठा ले, किसी के पल्ले में डाले, ये किसी न किसी के पल्ले में आपको डालना होगा। फिर आप ये सारी चीज़ें करें। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो लेटर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जहाज़ उड़ा दिए गए थे, क्रैश हो गया था जहाज़। तो आप कहते हैं कि जी अमेरिका ने फलां कर दिया, ये कर दिया। एम एल कांसी को ले लें, रेमंड डेविस को किसने छुड़वाया था कौन नहीं जानता, किधर बात होती है किधर चली जाती। बाकी सारी मैं कहता हूँ कि तारीख गवाह है, आप एक एक वाक़े को उठाएं, उस सबको इन्वेस्टिगेट करें। या तो आज फैसला कर लिया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, वो तमाम के तमाम तय कर लें। आप ब्यूरोक्रेट्स की चलो बात आ गई है, 80-90% ब्यूरोक्रेट्स अमेरिकन नेशनल्स हैं। आपके दीगर लोग जो हैं वो अमेरिका उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपको बहुत सारे खाने पीने की चेन्स आपको वहां नजर, तो सर, आप एक चीज को उठाते जाए। उसामा साहब, मेरा एक सवाल है मुर्तज़ा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। उस वक्त आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहां पर थी जब एक मुल्क के कहने पर आप मलेशिया नहीं गए? आपने कमिटमेंट दे के भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। सारी दुनिया को पता कि किसके कहने पे आपने एक मीटिंग से आप नहीं जा सके। वो अगर मसला ये है कि यहाँ पर अदम इत्मीनान की तहरीक साथ जुड़ी हुई है, अदरवाइज उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को कहीं भी नहीं हुई कि आपका प्राइम मिनिस्टर बेबस हो गया एक मुल्क के सामने, वो नहीं जा सका, कमिटमेंट के बावजूद नहीं जा सका। सारी दुनिया के मीडिया पे ये चीज़ें आई कि जनाब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक मुल्क ने धमकी दे दी कि अगर तुम गए तो तुम्हारा तेल पानी बंद। तो फिर आप किस फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इशू ये है, रोना ये है कि अदम इत्मीनान की तहरीक है, आप जा रहे हैं, आपके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक में आपके अलाइज आपका साथ छोड़ चुके हुए हैं। सिर्फ ये रोना है। अगर मेरे नज़दीक वो इससे बड़ा वाक़या था, वो इससे बड़ा इंसिडेंट था जब आप कमिटमेंट दे के नहीं जा सके। उसामा साहब, जो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं ना वो इस तरह से नहीं होती हैं। जो सरबरा होता है वो कौम का बाप होता है। आप एक ऐसे मुल्क के सरबरा हैं जिसकी 70% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। वो आप एक ऐसी कौम आपने है जिसको आपने रोटी कपड़ा मकान देना है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो आलू और टमाटर की कीमतें जो है वो फिक्स करने नहीं आया, मैं तो आपको एक कौम बनाने आया हूँ। 70% कौम आपकी गुर्बत से नीचे रह रही है। उसके बाद IMF की सारी कंडीशंस आप मान रहे हैं और जो उसके आगे लेटे हुए हैं, कर्जे आपको चाहिए, वेंटिलेटर पे आप पड़े हुए हैं। और उसके बाद यही कह रहे हैं सर, वो तो वही बात है ना, वो तो सही कह रहे हैं फिर कि उसके तो सर ये रियलिटीज हैं। आप इनसे आंखें किस तरह से बंद कर सकते हैं? क्या लेकिन क्या सर ड्रोन हमले होने दें उनको? यहाँ कौन सा ड्रोन हमला हो रहा है सर? कहाँ पे हो रहा है? होते रहे ना, यही कह कहाँ हो रहा है मुझे बताएं ना साहब। वो एक टाइम था वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इसलिए हमने ड्रोन हमले होने दिए। जी जमील फारूकी सर, मैं एक बात करूंगा, एक मिनट। असद उमर साहब थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के मुजव्विजा वजीर खजाना, हम सबको याद है। 8 साल तक उन्होंने उन पर सियासत की है, 8 साल तक, और 8 महीने नहीं चल सका असद उमर। क्यों? क्या सारी पॉलिसीज इमरान खान बैठ के डिसाइड कर रहा था? फिर मलेशिया के जो आप ट्रिप की बात करते हैं, रिजीम चेंज की बात करते हैं, और आप फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्या अकेला इमरान खान बैठ के डिसाइड कर रहा था? मेरे ख्याल में एक बंदा एक हद तक कॉम्प्रोमाइज करता है अपने मंशूर के ऊपर या अपने तमाम तर मामलात के ऊपर। जब वो देखता है कि यार मैं इतना बेइज्जत भी हो रहा हूं, काम भी नहीं चल रहा, कुछ बन के भी नहीं दे रहा, तो अब मैं बोल ही दूं। मुझे तो यही लगता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। और अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही। फॉर इंस्टेंस मैं आप सपोज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, क्या जरूरत है आपके दुश्मन मुमालिक को उनका जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्टेड खिताब है, वो पूरी दुनिया के अंदर लाइव दिखाने की? मुझे सिर्फ ये बता दें,
8-8 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन हो रही है सिर्फ नंबर्स गेम को लेकर। उन्होंने कैश करवाना है, दुनिया में दिखाना है कि यहां पर जनाब नहीं, नो, दिस इज नॉट अबाउट instability only. Listen to me, sir, listen to me. This is not about instability only. पाकिस्तान कभी इंस्टेबल रहा, कभी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, वक्त के साथ साथ चलता रहा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आपके मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था कि जिसको आप बराह रास्त उसका खिताब दिखा रहे हैं। एक ऐसे मुल्क, उनके अपने मुल्क के मसले कम है, क्यों दिखा रहे हो वहां पे? उनके स्टेट्स क्या है पाकिस्तान के अंदर? आप दिखाएंगे? एक सेकंड आपके कितने आपके पार्टी के मेंबर्स उनके चैनल के ऊपर? मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारे लिए, हम भी तो पड़ोसी है ना यार, क्या हमारे लिए मोदी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम उसका लाइव कट करके खिताब दिखाएं? क्योंकि हमारे तो कश्मीर के ऊपर उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा स्टेक नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारे चैनल पे तो उनका कोई जर्नलिस्ट नहीं अपीयर हो सकता। द थिंग इज कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कुक हुआ है, उसको आप इतना हल्का ना लें। कुछ ना कुछ है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस तहरीक अदम एतमाद के मामले की वजह से इसको ज्यादा हाइप क्रिएट की गई होगी, लेकिन आप हकायक से तो पीछे नहीं हट सकते, और अगर आंखें बंद करना चाहते तो कर लें। राई का पहाड़ बनाया गया है, राई का पहाड़ बनाया गया है। पाकिस्तान क्या वो एक तर्न वाला है जो मुंह में रखा जाएगा और निगल लिया जाएगा? यहाँ बड़ी बड़ी कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ लगी रही, कोई बाल बीका नहीं कर सके। कैसे कहीं कभी किसी ने क्या कहा? मैंने आपको बताया तो है, 40 साल से हम हालते जंग में हैं। अब आप लोग ये भी बोल दें कि वो वहां दूसरे मुल्कों में ट्रांसमिशन भी इमरान खान ही करवा रहा है। कौन सा बोल दें, फिर ये भी बोल दें। जब इतना सब कुछ है तो फिर आप सब लोग ये भी बोल दें, क्यों चुप बैठे हैं? बोल दें। जब अजम्पशंस पे ही करना है सब कुछ, तो ये बोल दें कि इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन इमरान खान करवा रहा है। चले, और भाई खुदा का खौफ करें। अच्छा, आपकी स्टेट इस वक्त जो है ना वो स्टेट पे ऊपर है, हमारी रियासती तशख्खुस स्टेट के ऊपर। क्या हो गया हमारी स्टेट को? अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट महफूज हाथों में है, हमारे 8 लाख फौज है, हम महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई है नहीं, फर्क पड़ता है सर। अगर कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क है इस पॉलिटिशियन में और दूसरे पॉलिटिशियन में? तो फिर कोई एक लफ्ज का, कोई एक पॉलिसी का मुझे बता दे, को भी बिठा दे। फिर यही तो मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये नागुज़ीर नहीं है। नहीं, नागुज़ीर तो सर देखें, पाकिस्तान चाहिए है, मुझे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहिए, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बानो कुदसिया का एक जुमला याद आता है कि कब्रिस्तान उन लोगों के लाशों से भरे पड़े हैं जो अपने आप को दुनिया के लिए नागुज़ीर समझते थे। नागुज़ीर कोई नहीं है, ये आपकी सेंटिटी होती है। बिल्कुल सही। आपके पास आप ठीक है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट थिंग इज राइट नाउ दिस इज द मैटर ऑफ डू और डाई फॉर पाकिस्तान एज अ स्टेट एंड फॉर दिस गवर्नमेंट और इमरान खान के लिए, क्योंकि नाम इमरान खान का यूज हो रहा है। इमरान खान ने एक मिनट, इमरान खान साहब ने नाम लिया और लग रहा था कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गई है, अमेरिका का नाम लगा, उनका नहीं बस कोई मुल्क, लेकिन उसको अब कैश किया जा रहा है, उसको वो ले लिया गया बाबड़ोगर साहब। अब ये लग रहा है कि अदम इत्मीनान अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी उसमें तो सारी पार्टियां ही हैं, तो वो डैमेज कंट्रोल की तरफ जाएंगी कि जी अमेरिका से अब कोई आगे बढ़ें, और ये ना हो कि वो चीन को नाराज़ कर ले, कि चीन की तरफ ये हो जाए कि वाकई ये तो जनाब इमरान खान सही कह रहा था। वो अब कैसे वो करेंगे? अब नाम आ गया अमेरिका, जाहिर है वो जो बातें कर रहे हैं कि IMF FATF सारा जनाब उधर से है, तो उसको अब किस तरह करेंगे? जी इमरान खान चला गया, हमारे साथ आप सेट हो जाएं, अब कोई मसला नहीं है। मतलब IMF रियलिटी नहीं है? क्या आप उसे कर्जा लेने नहीं गए? क्या आपकी इकोनॉमी IMF की वजह से नहीं चल रही? क्या आपके पास कोई उसका अल्टरनेटिव मौजूद है? सर इमरान खान, आप मुझे सवाल का जवाब दें ना, आप मुझे सवाल का जवाब दें कि आपके पास उसका मुतबादिल क्या है। चलें, मुझे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब के अलावा क्या, कहाँ से आपके पास पैसे आएंगे? क्या रशिया आपको पैसे देगा? क्या चाइना आपको पैसे देगा? आपने एक 22 करोड़ मुल्क की इकोनॉमी चलानी है जिसका बुरा हाल है। उनके पास इमरान खान भी गया था, इमरान खान भी उनके साथ चल रहा था। अब उसने ये जो स्टेटमेंट्स दे दी हैं, इसके बाद अब जो अपोजिशन आएगी वो कोई बेहतर डील कर सकेगी? वो तो दिखाएगी देखें अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था, आपके खिलाफ वो जा रहा था, बड़े मसाइल थे, अब आप हमारे साथ बेहतर डील करें। इस तरह से नहीं होता। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपने तमाम दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार रखने हैं, आपने डिप्लोमेटिकली आपने मुल्कों के साथ आगे चलना है। ये नहीं होता, अमेरिका ने आपको कभी एब्सोल्युटली नोट नहीं कहा एज अ स्टेट,
इंडिया है वो अमेरिका के साथ भी चल रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रहा है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रहा है, वो रशिया के साथ भी चल रहा है, वो सारे मुल्कों के साथ चल रहा है। सारी यही नवाज शरीफ साहब हमें सिखाते रहे कि वहां पर ठप्पे लगते हैं, जितने मर्जी वीजा आंखें बंद करके, सारा कुछ तो हमें मियां नवाज शरीफ से सिखा के किसी को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान के अंदर आकर ड्रोन अटैक करे? ठीक तो है उन्होंने, एब्सोल्युटली नॉट। और उसके ऊपर आपके तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। वो ये कह देते हैं कि जब वो ये कह देते हैं कि जब मौका आएगा तो ये मेरी गवर्नमेंट फैसला करेगी, मेरी कैबिनेट फैसला करेगी, मेरी पार्लियामेंट फैसला करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, कहा कि वेंटिलेटर्स नहीं आएंगे, मशीनें नहीं आएंगी, आपके फोरम जहां पे ये डिसीजन मेकिंग होनी है कि उनसे ताल्लुकात खराब होने चाहिए। इमरान खान ने यह कहा कि उनसे ताल्लुकात खराब होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट ही सेड कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और आजाद खारजा पॉलिसी अगर बनाने की एक बंदा बात कर रहा है, आप अप्रिशिएट तो करें उसको। क्या पता ये आपके मुल्क के लिए बेहतर हो, अच्छा, गुलाम के लिए बेहतर हो। और वो अकेले तो नहीं कह रहा, ये सारे इदारे ऑन बोर्ड होंगे, तो इसमें बुराई क्या है? जिन सब की इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनली फंसी पड़ी है, जिन सब का पैसा फंसा पड़ा है, जिन सब का मनी लॉन्ड्रेड पैसा बाहर पड़ा है, वो सब के सब आज इस बात पे ऊपर खड़े हो गए हैं जो कल अमेरिका के अंदर खुद बैठकर उनसे कहते थे कि हमें इक्तदार दो। मैं बताता हूं आपको, 2007 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीजा राइस, JUIFA की लीडरशिप बैठी थी न्यूयॉर्क के अंदर, और कोंडोलीजा राइस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हो रही है क्योंकि मुशर्रफ जाने लगा है और अब नई गवर्नमेंट बन रही है, हमें इक्तदार में लाएं, आप जो कहेंगे आपकी पॉलिसीज को हम एंडोर्स करेंगे। आप पढ़े किताब जाके कोंडोलीजा राइस की। मजाक चल रहा है? जहां आपको अपने मफादात अजीज होते हैं वहां आप अपनी पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। यही गिला हमें इमरान खान साहब से था। आप वो करते हुए नजर आए जो वाकयातन आप चाहते हैं। आज आपको सारी चीजें याद आ रही हैं। ये कुछ अगर आप आज 2 साल पहले कर रहे होते, अगर छठे महीने में भी आपकी गवर्नमेंट चली जाती ना, पब्लिक आपके साथ खड़ी होती। आज आपकी चीजें एम्बिगुअस लग रही हैं। दिस इज व्हाट ऑल आई हैड टू से। अच्छा चले हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुलाम मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे कि अब इमरान खान साहब की स्पीच के बाद जो रिएक्शन नज़र आ रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो तो लग रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है और उनकी इस खिताब से या इन इल्ज़ामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जिस तरह अभी ट्रांसमिशन में ही हमारी कुछ लोगों से जिस तरह बात हुई, शाहज़मरी साहिबा थी, दीगर लोग थे, वो कह रहे थे महंगाई की वजह से है ये, असल बात महंगाई है, लोगों के लिए परेशानी है। तो एक तरफ तो ये खबर भी आई है कि जी 3 साल में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं और नून लीग के दौर में 57 लाख थी, तो कुछ परफॉर्मेंस इस तरफ से भी नज़र आती है। तो क्या वजह है फिर, और क्या जो इमरान खान साहब को हटाने के बाद ये सब चीज़ें संभाल लेंगे कि जो कह रहे हैं महंगाई और ये सब बेहतर हो जाएगा, डॉलर भी वापस आने लग जाएगा अचानक 185 से जाके? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि अब ये मामला एक तो है पार्लियामेंट के अंदर, वो तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये पार्लियामेंट से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अब ये हीटेड हो गया मामला, और अब ये अदम एतमाद की तहरीक तक अब यही चलेगा। और उस दिन ज़ाहिर है कि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी तरफ भी इमरान खान साहब ने इशारा किया है और उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है कि कल 12 बजे तक उनका वक्त है, लगता नहीं है कल वो लोग वापस आएंगे। तो आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो बीज बोए जा रहे हैं नफ़रत के, ये जो बीज बोए जा रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए और मुल्क को ख़तरात में डालने के लिए, मुल्क की खारजा पॉलिसी को ख़तरात में डालने के लिए, मेरी बात आज आप नोट कर लें ये कि ये इसके असरात बहुत किस्म के सवीर किस्म के होंगे। इसके असरात मुआशरे पर, हमारे नौजवान तबके पर, जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं उन पर। अब गली गली लड़ाइयाँ इमरान खान करवाएंगे इस बात के ऊपर कि जी ये मैंने किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये नहीं किया था। अदम बर्दाश्त का जो मादा इमरान खान साहब ने बढ़ाया है मुल्क में, वो जो आप कह रहे हैं ना कि हीट, वो हीट अगर सड़कों के ऊपर और बाहर आएगी, देखिए ऐसे पॉलिटिक्स नहीं की जाती। ये जोड़ रहे हैं अपने साथ लोगों को, अपने साथ बॉन्ड मजबूत करने के लिए, क्योंकि इक़्तिदार जा रहा है, अब लोगों की बॉन्डिंग चाहिए है, लोग मजबूत होकर साथ जुड़ें। लोग जुड़े भी हुए हैं और जुड़ भी रहेंगे और भी करते रहेंगे, लेकिन खुदा के लिए मुल्क का भला सोचा जाए। इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, ये मुल्क का भला नहीं है। ये आप नोट कर लें, 5 साल के बाद शायद जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये बात स्टडी करें इसको कि पोस्ट इमरान और प्री इमरान पॉलिटिक्स और मुल्क क्या था, क्या नहीं था, और उसके ऊपर बहुत सारे थीसिस होंगे और ये पता चलेगा कि हम बर्दाश्त से अदम बर्दाश्त, तहम्मुल से अदम तहम्मुल और हम की तरफ
और एक दूसरे का गिरबान में हाथ डालने की तरफ क्यों गए हैं, क्या उसकी वजूहात है। लोगों को बात बतानी इल्म की, लोगों को बात बतानी चाहिए हिलम की, लोगों को झूठ और अपनी मलमाकारी, जिस तरह आपने देखा होगा कि फ़िरकाबाजी आपने जब पाकिस्तान में परवान चढ़ी तो उस वक्त एक फ़िरके के लोग दूसरे फ़िरके को क्या कहते थे, कैसे करते थे। हम उससे पहले इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे नमाजें पढ़ते थे, इकट्ठे सारा कुछ करते थे। आज पॉलिटिकल जो आपका टर्मोइल है उसमें भी ऐसे ही शिद्दत पसंदी को घसीट घसाट के लाया गया है जिसके नुकसानात होंगे। अच्छा, बाकी रही बात पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, लेकिन क्या तो ये इमरान खान साहब ने इतवार के रोज लटकाना, पेट फाड़ना, ये तो हमने देखा, ये तो 90 की दहाई में हुआ है। अमीर अब्बास, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं जिससे बड़ा इंतशार हो सकता है और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला चले गए हैं? ये भी सुना कि कोई बीच में कोशिशें हुई हैं कोई दरमियानी रास्ता निकालने की, लेकिन उधर से पैगाम आया अपोजिशन की तरफ से, जी कोई NRO नहीं देंगे। हमारी तरफ आ रहा है कि जी कोई कबल वक्त इंतखाबात हो जाएँ। इधर से कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इस तरह की बात भी हुई, तो वो यानी कोई बात बनी नहीं, कहीं को बात चली थी। अब दोनों डिनाई कर रहे हैं दोनों तरफ से। वो कहते हैं जी हमसे NRO मांगा इमरान खान ने, हमने कहा NRO नहीं। इमरान खान कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो ये अब तलखियाँ आपको लगता है बढ़ती हुई आगे बढ़ रही हैं और बीच में अमेरिका का जिक्र, नून लीग उधर डिफेंड करने पर आ गई कि जी अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए वो जी अमीर अब्बास कौन है? जी उसामा, जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, जी सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज था, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके ऑफशोर अकाउंट्स, पैनामा एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसके बाद क्या किया नवाज शरीफ साहब ने? क्या उन्होंने सजा मिलने के बाद सियासत छोड़ दी? क्या वो घर जाके बैठ गए? क्या वो रायवंड चले गए? नहीं, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं जिंदा रहूंगा सियासत में। हालांकि वो कन्विक्टेड हो गए सुप्रीम कोर्ट से, डिस्क्वालीफाइड हो गए फॉर लाइफ टाइम, सियासत नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला, इसके बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव दिया। कभी उन्होंने खलाई मखलूक की बात की, कभी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 4 बुत बैठे हुए हैं, इन बुतों को निकालना है। कभी उन्होंने कहा कि जी यहाँ कंधों के ऊपर हाथ रख निशान के जो है ना वो फौजी वर्दियों की बातें की जाती थी। फिर उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला? भाई, जो सियासतदान होता है, सियासत एक रुथलेस चीज है उसामा साहब। सियासतदान रिटायरमेंट नहीं लेता, खासतौर पे पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। यहाँ तो आप देख लें 80-80 साल के सियासतदान, 85-85 साल के सियासतदान, हाजिर आज के वक्त की बात कर रहा हूँ, वो सियासत छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या उम्र है सरदार जुल्फिकार खोसा साहब की? आप उनको कल बनाए ना MNA, वो छोड़ेंगे? मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब, जब तक उनको निकाल दिया वो उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी। आपके मुल्क का कल्चर एक बन चुका हुआ है। यहाँ पॉलिटिक्स दुनिया में होती है सर्विस के लिए, वहाँ पॉलिटिक्स जो दुनिया में जो है वो प्लेयर के लिए, लग्जरी के लिए, बदमाशी के लिए, रसागिरी के लिए, दौलत के लिए, इक़्तिदार के लिए, ठाट बाट के लिए नहीं होती है। वहाँ लोग सर्विस के लिए आते हैं, कत्ल के मुकदमों से बचने के लिए, कत्ल के मुकदमे माफी के लिए, बचने के लिए। तो यहाँ पे सियासत कोई छोड़ता नहीं है। मैं एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि सियासत से कोई रिटायरमेंट, आप देखिए आसिफ जरदारी साहब, मैं आज असेंबली में मौजूद था, आज भी आसिफ जरदारी साहब जो है वो लाठी टेक के असेंबली में आए हैं। छोड़ते हैं वो सियासत? नहीं छोड़ना चाह रहे, अभी भी उनका लालच पूरा हो रहा। उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है। अब तो वो इसलिए आ रहे हैं, बिलावल के लिए आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मरियम के लिए आ रहे हैं। अब तो जुनेद साहब का मैं सुन रहा हूँ वो भी नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने आना है। अच्छा, मेरे नजदीक जी अमीर अब्बास बात मुकम्मल करें आप, चले कर जी। देखिए, मैं ये अब मैं लाता हूँ इसी बात को इमरान खान साहब के ऊपर। तो जब इन्होंने नहीं सियासत छोड़ी यार, तो इमरान खान से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज कि वो उसके खिलाफ चूंकि नंबर पूरे हो गए हैं, अब वो अपना बिस्तर गोल करे और अपना मुसल्ला उठाए और जाय नमाज उठाए और लोटा पकड़े और तस्बीह हाथ में पकड़ ले और वो कोई तबलीगी जमात के साथ निकल जाए, सियासत को कहा यार छोड़ दे। यार ऐसे कहाँ होता है उसामा? जब हम उनके ऊपर ये उसूल लागू नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को सियासत में मरने नहीं दिया। हम इमरान खान से कहते हैं वो छोड़ के चला जाए, नहीं जाएगा भाई, वो भी लड़ेगा, वो भी सियासत करेगा, उसने गिरफ्तार कर लिया उसकी पार्टी के
गिरफ्तार अगर कर लिया जाएगा तो वो भी कहेगा मुझे क्यों निकाला, वो भी नाम लेगा किसी पर आर्मी चीफ का, पकड़े ना आप उसको, वो बताएगा फिर आपको, वो भी नाम लेगा किसी DGI का। यही होता है इस मुल्क में, वो नहीं छोड़ेगा सियासत। अच्छा बाबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने एक सवाल जमील फारूकी के आगे रखना है। समा साहब, मेरे नज़दीक इमरान खान साहब डिल्यूजन का शिकार है, इस फ्रेब का शिकार है कि वो मिस्टर क्लीन है, मिस्टर परफेक्ट है, और जो उनके साथ है वो भी क्लीन है और परफेक्ट है। चाहे वो नामजद है, चाहे वो जितना भी गंदा आदमी है, चाहे वो 10-10 पार्टियाँ बदल के आ गया, जो उनके साथ आ गया वो बिल्कुल ठीक है। जितने मुखालिफ हैं वो सारे करप्ट हैं, वो सारे 2 नंबर हैं, सारे फ्रॉडिये हैं। ये वो इस डिवीजन का शिकार है। मुझे एक बात बताएं, उनकी गवर्नमेंट में यूसुफ रज़ा गिलानी पार्लियामेंट से जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि जनाब ये कैसे जीत गया, ये फ्रॉड है, 2 नंबर है, सारा कुछ है। वही सादिक संजरानी सेनेट से जीत जाए तो वो ठीक है, वो बिल्कुल राइट। खान तो नहीं था सर जी, सिर्फ इमरान खान की वजह से वो हुआ था, कोई क्या पीछे उनके पीछे को और भी ताकतें थी जिन्होंने किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी इनको हैंडलर नजर आ रहे हैं कि जनाब इनके पीछे हैंडलर हैं। मुझे बताएं कि 3.5 साल खान साहब जब अपने घर में बैठे होते थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब बनी गाला में बैठे होते थे, तो उस वक्त पार्लियामेंट में कोरम कौन पूरा करवाता था? उस वक्त कौन बंदा था जो बिल सारे पास करवाता था? कौन से ऐसे लोग थे जो सारी गवर्नमेंट को चलवा रहे थे? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अलाइंस को इंटैक्ट रखा हुआ था? उसामा साहब, हालात तो यहाँ पर ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो टॉप प्रायोरिटी है PTI की, टॉप प्रायोरिटी है, 18 सेक्रेटरीज पंजाब के चेंज हो चुके हैं। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज़ कोई नहीं। हम खुद रोते रहे हैं यहाँ पर कि जनाब कोई गवर्नेंस नहीं, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई ऑफिसर इनके कंट्रोल में नहीं, कैबिनेट इनके कंट्रोल में नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो ये समझते हैं कि हर चीज़ का हल जो है वो तकरीर है। आप इस्लामोफोबिया पे तकरीर कर दी, इससे सारे मसले हल हो गए। आपने यहाँ पार्लियामेंट में तकरीर कर दी, सारे मसले हल हो गए। प्रैक्टिकली जब तक हैंडलर इनके काम आते रहे, इनका सिस्टम चलता रहा। जिस दिन हैंडलर पीछे हट गए, उस दिन से आप देख लें कि सारी चीजें जो है वो सारी खराब होनी शुरू हो गई। इससे हटकर बिल्कुल जमील फारूकी एक बिल्कुल और बात मेरे ज़हन में आ रही है, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि तैयारी पकड़ ली है अपोजिशन ने हुकूमत में आने की, और अब तो जिस तरह बाबर साहब ने खबर दी कि वहाँ तैयारी हो रही है कि किसने कहाँ लगना है। तो मियाँ साहब जो तकरीरें करते रहे कि फलां का कसूर है, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सब जनाब आपका, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक़्तिदार मिलने के बाद उनके पीछे जाया जाएगा? क्योंकि ये मियाँ साहब की आदत है, वो छोड़ते नहीं है, यानी बदला उनके अंदर होता है। और कभी वो सेनेटर सैफ रहमान से लेकर उसके बाद जरदारी साहब को भी अंदर किया सारा, तो वो फिर उस मोड में तो नहीं आने वाले कि जैसे इक़्तिदार मिलेगा शायद 2-3 महीने इंतजार करें और उसके बाद वो सजा वाले मोड में आ जाएगा, जिसने उनको निकाला था तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। जनाब मन, इंतकाम तो हमारे यहाँ रिवायती सियासत है, और सबसे पहली बात तो ये है कि जो लंदन से बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तबाह आजमाई फरमाते रहे, उनकी जमात में से लोग वापस आएंगे, और वो भी वापस आएंगे तो कितना खुशी मनाने का दिन होगा। और कितना खुशी मनाने का दिन होगा जब पाकिस्तान के अंदर जलसों में पाकिस्तान के सुप्रीम तरीन इदारे और पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को तानो तशनी का शिकार बनाया जाता था, वो वापस आ रहे होंगे इक़्तिदार में, तो कितने खुशी मनाने का दिन होगा। आप और हम मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, और कितना खुशी मनाने का दिन होगा कि जैसे अभी मुर्जा भाई कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि सुने मुर्जा भाई फरमा रहे थे कि हम किस तरह का नफरतों का बीज बोने जा रहे हैं। उसामा सुन लीजिए, हम किस तरह की नफरतों का बीज बोने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को लेकर कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने बहुत गलत किया होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, सबसे पहले गलती उनकी यही है कि उनको ये हंग पार्लियामान वाले सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। जब तक मुझे अक्सरियत नहीं मिलती, मैं चाहे इस दुनिया से चला जाऊं, मैं उस वक्त इक़्तिदार में नहीं आऊंगा, अगर वाकईतन वो अपने मंशूर पर काम करना चाहते थे। पहली गलती उनकी हो। उसके बाद उनके मईशत नहीं संभाली गई, उनके इर्द गिर्द लोग 2 नंबर थे, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन जैसे मुर्तज़ा भाई ने फरमाया अभी कि पोस्ट इमरान और प्री इमरान एनालिसिस जब करेंगे सोशल साइंटिस्ट, तो लिखेंगे कि जितनी तबाही इमरान खान ने मचाई इतनी किसी ने नहीं मचाई। इसको मैं काउंटर इसलिए करूंगा कि फेयर एनालिसिस जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। आपका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट इट, बट द थिंग इज, ये इमरान खान के 3 सालों में आप 3 चीजें हैं जो आप इक़्तिदार चला जाए वो नहीं छीन सकते, उनसे नहीं छीन सकते। पहला, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जितना जबरदस्त नैरेटिव इस बंदे ने बनाया है, आपके मुल्क की तारीख में या तो भुट्टो ने बनाया था या फिर इमरान खान ने बनाया है। उसको फिर
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अंदर जो एंडोर्समेंट मिली, और फिर यूनाइटेड नेशन ने आप एक दिन मनाने के तौर पर जो रिकॉग्नाइज किया एक करारदाद के तौर पर 15 मार्च को, दैट इज हाईली कमेंडेबल। ये आप नहीं छीन सकते, क्रेडिट्स उनके हिस्से में नहीं होंगे कुछ भी, लेकिन ये क्रेडिट, दूसरा क्रेडिट, 40 साल बाद आपके मुल्क के अंदर OIC FM समिट हुआ, उन्हीं के ही वजीर खारजा थे ना जो इस सारी चीज को डील कर रहे थे, इमरान खान की लीडरशिप में, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट में रहे हों, लेकिन चल रहा था ना, स्टेट पॉलिसी के साथ इंटैक्ट थे। 2 दफा होस्ट की, एक दफा आपने अफगानिस्तान के ऊपर, दूसरी दफा आपने कश्मीर के ऊपर, ये क्रेडिट तो नहीं छीन सकते। तीसरा, 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ था, तमाम हमारे जितने भी दानिश्वर तबका है वो ये कहता था कि अमेरिका ठीक बैठा हुआ है, और ये तो अब गए ही गए, अमेरिका सही यहां पर आकर चलाएगा। 20 साल बाद शिकस्त किसके दौर में हुई है अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर? इमरान खान के दौर में। आज हम इंडिया जो वावेला मचा रहे हैं ना, दिस इज व्हाई दे आर क्राइंग, दिस इज व्हाई। अच्छा, इन क्रेडिट्स को आप नहीं छोड़, जो प्री एंड पोस्ट इमरान खान एनालिसिस करेंगे सोशल साइंटिस्ट, वो ये भी क्रेडिट कहीं देंगे मौरखीन कि उसने कोई अच्छे काम भी किए होंगे। मैं मानता हूं कि वो नफरत के बीज अपनी जगह बो रहे होंगे, जाहिर है उन्हें सियासत जिंदा रखनी है, लेकिन आप उनके लिए क्या कहेंगे जो आपके मुल्क में रिजीम चेंज के लिए पैसे के बीज बोते रहे? और जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी इसको एंडोर्समेंट दे रही है कि हमारे बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इसके ऊपर, तो फिर बात तो खत्म हो गई। हम तो यहां बैठकर फिर जो एनालिसिस है वो फेयर एनालिसिस तो करने नहीं बैठे ना, फिर हम तो कुछ भी कह देंगे जो हमारे ज़हन में आएगा। हम सबको एक पैराए में या एक तुलावड़े में तोलने के आदी हैं, ये हमारी आदत है। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, आम जिंदगी में भी हम सबको एक तुलावड़े में तोलने के आदी हैं, और यही वजह है ना हमारे अंदर कोई अच्छा पैदा होता है और ना हमें कोई बुरा नजर आता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब का बयान चल रहा है। बिलावल भुट्टो अब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने एक नाकाम जलसा किया। अब ये भी होता है कि आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है, एक हकीकत है उन्होंने जलसा बड़ा किया, उसके मुकाबले पे बिलावल साहब का भी हमने देखा है, और 23 मार्च वाला जो आगे, जी 23 मार्च वाला आगे जो निकल गया वो भी मैंने देखा है। वो अब सारी जमातें मिलकर भी मौलाना साहब के लोग थे, उसके बाद वो माहौल नहीं बना सके, कोई क्रेडिट कहीं देना चाहिए। अब ये अभी तक इस्तीफा क्यों डिमांड हो रहा है? अब नजर आ रहा है कि भाई उन्होंने इस्तीफा नहीं देना, अब आपके पास नंबर पूरे हैं, इतवार तक जाने दे मामला। खैर, वो IMF के खिलाफ बिलावल भी अब बोल रहे हैं, कम से कम कुछ बेहतर नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया। नून लीग वाले तो सारे अमेरिका की तरफ हो गए, जी अमेरिका को कह दिया है, तो बेहतर था कि वो भी थोड़ा बहुत कोई एक आधा जुमला बोल देते ताकि इमरान खान का इतना ना बयानिया बिल्ड होता। गुलाम मुर्तज़ा साहब, देखिए, जो इमरान खान साहब ने अपने तौर पे ये करने की कोशिश की है कि आने वाली जो हुकूमत है वो पूरी तरह से मुआशी तौर पे फ्रीली चल ना सके, या उसके लिए प्रॉब्लम्स हों, या रजीम चेंज के हवाले से उसके ऊपर प्रेशर्स हों। मैं उसको ये समझता हूँ पंजाबी में कि कुब्बे नूं लत्त वजी तो उहदा कुब सीधा हो गया। तो ये अमेरिका की जो सूरत हाल इन्होंने की है, अमेरिका के हवाले से जो भी गवर्नमेंट आए, अब काला चोर भी आ जाए, तो अमेरिका के साथ ज़ाहिर है कि सारी मईशत, सारी हर चीज़ डॉलर के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज़ हमारी वहाँ से और इंटरलिंक है। हमारे मईशत भी, हमारे कारोबार भी, हमारा लेना देना भी, और तमाम बैंक्स जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो सारे वहाँ पे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, IMF के हवाले से भी बात हो जाएगी। और ये अपोजिशन आए या कोई भी आए, जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसके बाद, उस गवर्नमेंट को जितना भी अरसा वो रहेगी, वो एटलीस्ट ये जो इतना कुछ नैरेटिव बिल्ड किया है, इसका अगर नुकसान होगा तो कोई फ़ायदा भी उनको होगा जो गवर्नमेंट बनाएंगे या आने वाले जो दौर हैं उसके लिए भी। हमारे F-16 अमेरिकन हैं, हमारे आधे से ज़्यादा असला हमारा हम इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजी है। जिधर कोई भी टेक्नोलॉजी देख लें वो वहाँ से हम ले रहे हैं। चाइना से हम खाना पीना और चाइना से पहनने की चीज़ें और सारा कुछ वो मंगवा रहे हैं। या तो आप एक सॉवरन मुल्क बन जाएं, आप अपनी पटसन इस्तेमाल करें, अपनी कारें बनाएं, अपने दवाइयाँ इस्तेमाल करें, अपना सारा कुछ बाउंड कर दें मुल्क को 10 साल। जी ठीक है, ठीक है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, ख्वाजा आसिफ का के बगैर तो हम चल नहीं सकते, सांसें हमारी बंद हो जाएं, ये क्यों कह दिया इमरान खान ने? जाहिर है आप एक ऐसे शख्स की तरफ से और क्या बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी अपनी मॉरल हालत ये हो, अपनी हालत ये हो कि जब वो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हो और वो दुबई में एक फर्म के साथ जो है वो तनख्वाहदार मुलाजिम भी हो, और जिसका अपनी इखलाकी हालत ये हो
कि जिसके अपने बेटा जो है उसके ऊपर जायदाद सारी अमेरिका में रखी हुई हो और जिनके अकाउंट्स वहाँ पे हों, जिनके लीडर की जायदादें वहाँ पे हों, उनकी तो सांसें सूखनी है ना जी। तो उनके इसके अलावा बयान जो है उसके अलावा बयान और क्या देंगे? जाहिर है वो जो बयान दे रहे हैं वो वही देंगे। बाकी जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कहा, किसी मुल्क के हम दुश्मन नहीं हैं, किसी मुल्क का हमारा जो है वो ये नहीं है कि हम उनके साथ कुछ जंग करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो। सिर्फ ये है कि हमें भी एक आज़ाद और सॉवरन मुल्क की हैसियत से देखा जाए। हम कोई अंजुमन गुलामा में तो नहीं बैठे हुए, या ये तो नहीं है कि हमको गुलाम इब्ने गुलाम है कि हमें हुक्म दिया जाए कि ये वज़ीर आज़म बदल ले तो फिर आप जो है हमारे साथ चल सकते हैं। अगर आप इस वज़ीर आज़म को नहीं बदलते तो फिर आपके साथ जो है वो हम निबड़ लेंगे, अगर आप इनको बदल देते हैं तो फिर हम आपको माफ़ कर देते हैं। ये इस तरह की लैंग्वेज जो है वो तो ज़ाहिर है कोई भी मुल्क जिसमें रत्ती भर भी गैरत होगी, रत्ती भर भी वो मुल्क जो है अपने आप को आज़ाद कहता होगा और कौम अपने आप को आज़ाद कहती होगी, वो कैसे इस तरह की चीज़ें जो है उसको टॉलरेट करेगी और कैसे इसकी जो है वो बर्दाश्त ठीक है। एक सवाल पूछना चाहूंगा फवाद चौधरी साहब। सर जी चलें, जमील आप पूछ लें। जमील फारूकी दिस साइड। फवाद चौधरी साहब, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है आपसे। एक तो ये फरमा दीजिएगा, ये इंडिया के अंदर जो एंड ऑफ इमरानिस्तान के उन्वान से लाइव मैराथन ट्रांसमिशन चल रही हैं, आपको क्या लगता है ये वही उसी रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है? आप ये देखें कि ना सिर्फ ये चल रहा है बल्कि इमरान खान के ऊपर नॉन लीग का और ये जो जियो टेलीविजन और जो इंडियन टेलीविजन, इनकी जो नशरियात चल रही है, आप देखेंगे कि बिल्कुल एक जैसी चल रही है। और ये चीज़ें उसमें आ रही हैं कि किस तरह से मसलन अगर जादू की बात होती है तो जादू के ऊपर पूरी कैंपेन वहाँ पे इंडिया में जो है वो चलाई जाती है, वो यहाँ के इनको कोट कर रहे हैं। पूरा एक माहौल जो मीडिया के ऊपर क्रिएट किया गया हिंदुस्तान में, वो तो इसमें खुश है कि इसमें तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल जो है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उतना इंडियन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये उतने खुश। जी ठीक अच्छा, है, फवाद चौधरी टाइम हमारे पास खत्म हो गया। फवाद चौधरी साहब, बस आखिरी क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे सबसे अपने अलाई से और मुनरिफ अरकान से ये कहा है कि अभी भी होश के नाखून लें, तो अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, कोई होप बाकी है? उन्होंने तो गैरत जगाने की कोशिश की है। अब जिसमें कोई गैरत की रमक होगी वो जाग देगी, जिसमें नहीं होगी वो नहीं होगी। वैसे देखिए हम तो एक इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। असल फैसला तो अवाम ने करना है ना। ये जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं जो कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी उधर लुढ़क रहे हैं, उनकी कोई रहती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विफाक वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाबर डोगर साहब का, जमील फारूकी, गुलाम मुर्तज़ा, अमीर अब्बास, आपने हमारा साथ दिया ट्रांसमिशन में। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।